बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 11 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की पुरानी वीडियोज़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये रिकॉर्ड क्या है? इमरान खान की गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक यकीन दहानी और तजदीद अहद के लिए क्या काफ़ी होंगी? सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का क्या रिएक्शन है? वो लोग जो इमरान खान के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अपने घर बार चादर चार दीवारी, अपने ख़ानदान के सुकून को, अपने कारोबार को, अपनी जानों को, सबको कुर्बान कर दिया, आज तमाम लीडरशिप कोई कॉल क्यों नहीं देती? दोस्तों, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और एक जेल में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई, कानून वापस लो, कारकुनान लीडरशिप से लड़ पड़े, ये मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर इमरान खान की वकील से मुलाकात, रोको, शहबाज शरीफ साहब ने एक अनोखी दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या छुपा हुआ पैगाम है और वो लोग जो मुज़ाकरात का आपको जो बाजा बजाते हुए नज़र आते हैं, इसमें कौन लोग शामिल हैं और क्या इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं जब एक लीगल प्रोसीडिंग के अंदर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की वकील की मुलाकात इमरान खान से रोको। दोस्तों, रज़ा डार केस के अंदर इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और नकली बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नकली बॉस कौन है और क्या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, मेरी हमेशा की तरह आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से इंशाअल्लाह हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको खबर दें कि इमरान खान की पुरानी तकरीरें, पुरानी ट्वीट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करना शुरू कर दिया गया है। और ये वो तकरीरें हैं जो पाकिस्तान की कौम के लिए थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं थी। दोस्तों, सियासी जो लीडर होते हैं ना, वो किसी एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इमरान खान आने वाली नस्लों का लीडर है। तो ये बात आपने याद रखनी है और ख़ास तौर पे इस तकरीर को सुने जिसमें वो पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुखातिब नहीं है। क्यों मुखातिब हैं ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सुने इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को क्या कहा जब मुल्क के अंदर साजिश की जाती है। मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे किरदार आपकी जमात के अंदर मौजूद हों, पाकिस्तान में हुकूमत के अंदर मौजूद हों, जिन्होंने फैसिलिटेट किया उन लोगों को जो 78 बरसों से इस निज़ाम को गिराते आए, बनाते आए और अपने हाथों से तबाह बर्बाद करते आए, ये उनको पैगाम था। सुने इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के नाम क्या पैगाम जारी किया। ये इमरान खान की गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को चमकाने के लिए नहीं थी। इमरान खान उम्र के उस हिस्से में थे जब उन्होंने ये गुफ्तगू की पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करते हुए, जब वो आसानी से रिटायरमेंट लेकर घर बैठ सकते थे, दुनिया उनके कदमों में थी, हर आसाइश को वो एंजॉय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों को पाकिस्तान की आवाम के लिए वक्फ कर दिया। आप क्या ये कुर्बानी नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इनके ख़ानदान वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुर्बानी देंगे? वो कभी भी नहीं देंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए माइनस कर दिया गया और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने वही राग अलापा कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान पाकिस्तान की आवाम को मुखातिब करके कहते हैं कि मुल्क के अंदर साजिश हुई, इस साजिश को कौन रोकेगा? तुम लोग रोकोगे। ये मेरा पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, एक सियासी जमात के लिए नहीं है, वर्कर के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कि वक्त हुआ जाता है कि इनकलाब को बर्पा किया जाए। 2 चीज़ों से इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को वार्न कर दिया था। एक वो लोग जिन्हें बाहर की ताकतों ने पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत किया और कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बना दी गई, यानी पुतले जिनको किसी की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चलाया जा सकता है। दूसरी चीज़, इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को ये बता दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी इन लोगों के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। इन्होंने मुझे जेल में डालना है, डाल दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए ये कोशिश जारी रहेगी। इमरान खान तो अपनी कोशिश 3 साल से कर रहा है, लेकिन लोग कहाँ हैं? जब मैं लोगों की बात करता हूँ तो मेरी मुराद इन 300-400 खंबों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर पिछले 2.5 वर्षों से सियासत की है। आज ये अगस्त में 5 अगस्त को इमरान खान को जेल के अंदर पूरे 3 बरस हो जाएंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आती। अब आ जाते हैं कि वो लोग जो इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत करते हैं और वो लोग जो मुज़ाकरात की बात बार बार करते हैं। आपको शहबाज शरीफ की एक दरख्वास्त के अंदर जो अदालत में जमा करवाई गई, इस पूरी हुकूमत की कारस्तानी, इस हुकूमत का
मुज़ाकरात के ट्रक के पीछे इनको लगाना, बत्ती के पीछे लगाना, ये क्या था, ये मैं आपको सुना देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से उनके वकील की मुलाकात की मुखालफत कर दी, अदालत से दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। मामला कुछ यूँ हुआ जी, और ये साकिब बशीर साहब की, मैं वॉल से आपके लिए तमाम चीज़ें पढ़ रहा हूँ, चूँकि साकिब बशीर इज़ अ कोर्ट रिपोर्टर। उन्होंने क्या कहा, मामला कुछ यूँ है कि लाहौर सेशन कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इमरान खान के ख़िलाफ़ हतक इज़्ज़त केस की समाअत में इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त दी कि मैंने अपने क्लाइंट यानी इमरान खान से जेल में इस केस के हवाले से मुलाकात करनी है। इसमें शहबाज शरीफ ने अदालत से जवाब मांगा, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत के साथ उनके वकील ने लाहौर की अदालत में जमा कराया, जिसमें शहबाज शरीफ ने इमरान खान से जेल में उनके वकील की दरख्वास्त की मुखालफत की और दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। ग्राउंड में लिखा गया कि ये केस लटकाने की एक और कोशिश है और साथ ही ये भी लिखा कि मुलाकात करनी है तो जेल रूल्स में लिखा हुआ है कि और उसके मुताबिक सुपरिटेंडेंट अडाला जेल के पास जाएं और वो मुलाकात से मुतल्लिक देखेगा। अब देखें, अब किसी को कोई शक तो नहीं रह गया। वो लोग जो हमें बार बार ये कहानी सुनाते हैं ना कि हुकूमत तो मिल बैठ कर बात करने के लिए तैयार है, आप जाएं, कमेटी बना दी गई। कल भी किसी ने भाषण दिया था कि हम जाएंगे और फवाद चौधरी साहब रोज़ हमें भाषण देते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए, रास्ता निकालें। जो शख्स अदालत के अंदर जाकर ये कहता है कि अडाला जेल का सुपरिटेंडेंट इस बात का फैसला करेगा, पीछे क्या रह जाता है? ये मुज़ाकरात नहीं होने। मैं आपको पिछले 2.5 वर्षों से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि इनकी औकात नहीं है। जेल से भी पैगाम ये आया कि इनकी हैसियत नहीं है, इन्हें इजाज़त लेनी पड़ती है। और आज दोस्तों इन्होंने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान में हम इमरान खान की वकील से मुलाकात नहीं होने देंगे, और बदनीति पर एक चीज़ मबनी है तो वो लोग किस तरह से इमरान खान के रास्ता मुलाकातों का खोलेंगे, उनके दीगर केसेस में इमरान खान की मुलाकातें करवाई जाएंगी। यही अपोजिशन का मुतालबा है जो हमें पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। आज के बाद शहबाज शरीफ साहब के पास जाकर सर पटखना, और जो उन्होंने उस दिन किया असम्बली के फ्लोर के ऊपर, वो चलकर गए बैरिस्टर गोहर के पास, अचकज़ई के पास, उन्होंने हाथ मिलाए, तस्वीरें उतरी, असद कैसर साहब भी वहाँ पर खड़े थे। ये कोई लोगों से पूछे जो बार बार कहते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता हमें निकालना होगा, हम इसको मॉरली जो है वो विन करके दिखाएंगे। देखें, पाकिस्तान की सियासत उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहाँ पर आपको फैसला करना है कि आपको किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान की अपोजिशन ने तो फैसला कर लिया कि वो इन कुर्सियों के साथ लटके रहेंगे लेकिन इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी तकरीरें होंगी, इमरान खान की जो गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल हो गए, इस पर कोई एहतजाज कर दिया जाएगा। नौयत क्या होगी ये नहीं हमें बताया गया। दोस्तों, आज मैं ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दोस्तों की ट्वीट्स को पढ़ रहा था। जब खान साहब की इस तकरीर को शेयर किया गया, उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। इनका पाकिस्तान में किसी ओहदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। इनके बच्चों ने कुर्बानी दी, 3-3 साल के बच्चे भी कुर्बानी दे रहे हैं। आज इमरान खान को 3 बरस हो गए जेल में, वो 3 से 6 बरस के हो गए। जो 6 बरस के थे वो 9 बरस के हो गए, जो 9 बरस के थे, और इसी तरह उनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और वो कुर्बानी दे रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल गए, अपनी ज़िंदगियाँ बचाने पर मजबूर हो गए। आज उनकी सारी की सारी मेहनत इसलिए नहीं थी कि कोई केपी में बैठ के अपनी मराद के लिए कोशिशें करे, और ये वो सवाल है जो पाकिस्तान में इन लोगों से बार बार हो रहा है। अब आ जाते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और अपोजिशन रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले अचकज़ई साहब, मुल्क के तूलो अर्ज़ में इंसानी खून को आपने हकीर चीज़ समझकर इसको बेदरेक बहाना शुरू कर दिया। गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान बलूचिस्तान में जो वाक़यात पेश आए और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वहाँ लाखों लोग एक मुतफ़िका कमेटी की कॉल पर सरापा एहतजाज हैं। अब तक दर्जनों लोग अपने ही इदारों और एहलकारों की फायरिंग के नतीजे में शहादत पा चुके। अभी हाल ही में ज़ियारत के करीब एक वाक़या पेश आया, मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया। लेवीज़ एहलकारों को बुलाया गया और उन्हें कोई वाज़ेह मकसद बताए बगैर महज ये हुक्म दिया गया कि फ़लाँ मकाम पर आपने जाना है, और उन्हें हदायत की गई कि वो अपने हमरा सिर्फ 1 या 2 मैगज़ीन लेकर जाएंगे। 2-2 मैगज़ीन के साथ उनको भेजा गया, वहाँ उन पर हमला हो गया। ये हमला किसने किया, कहाँ से हुआ, ये आम सवाल है। 12 बजे तक उनके पास जो कुछ कारतूस थे वो सब ख़त्म हो गए। वो अपने मुतल्लिक़ अफसरान को टेलीफोन करते रहे कि हम पर हमला हो रहा है और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि ये कातलाना हमला था, 50 से 60 लोग बेदर्दी से कत्ल किए गए, लेकिन किसी से कोई सवाल नहीं हुआ। हमारा मुतालबा है कि जो भी ज़िम्मेदार है, जिसके पास भी फ़ोन आया कि हमारे पास कारतूस नहीं है और परवाह नहीं की गई,
मदद नहीं पहुंचाई गई वो या तो इस्तीफ़ा दें या उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाए। आपके त्यारे किस लिए हैं? आपके हेलीकॉप्टर किस लिए हैं जो हर जगह फिरते रहते हैं? आपके ड्रोन कहाँ थे? दिन दिहाड़े जिन्होंने भी ये हमला किया वो यूं बचकर नहीं जा सकते। आपके पास दुनिया जहान की बेहतरीन मशीनरी और फौज मौजूद है। इससे भी बदतर बात यह है कि जो लोग मारे गए वो तो मारे गए, लेकिन जिन्हें वो जिंदा साथ ले गए उन्हें वहाँ छुड़वाने या उठाने के लिए कोई नहीं गया। और जिस बेहुरमती के साथ उन शहीदों की लाशों को लाया गया पिकअप गाड़ी में एक दूसरे के ऊपर लाद कर, इंतहाई अफसोसनाक था। देखिए ये वीडियोस तो पाकिस्तान में किसी ने देखी नहीं, बाहर चल रही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब इस मौके पर दोस्तों कहते हैं, और बहुत ही मुश्किल है ये तमाम रिपोर्ट चीज़ें करना, क्योंकि मेरा मुल्क इस वक्त लहू लहू है, लोग रो रहे हैं, अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर हम सालिसी तो कर सकते हैं, हम इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तो आज भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो ऑपरेशन किए जाते हैं इन लोगों को पाकिस्तान से हमेशा के लिए निकाल कर बाहर क्यों नहीं फेंका जाता? आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, आप पाकिस्तान में सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए सब कुछ आप दाव पे लगा देते हैं, लेकिन इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि रियासत की सबसे पहली जिम्मेदारी लोगों की जान और माल और नामूस की हिफाजत है। इस वक्त हमारा सिस्टम ना सिर्फ ये कि लोगों की जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर रहा, बल्कि उनकी जानों और माल पर हमला आवर है, उनकी नामूस पर हमला आवर है। लोगों के अंदर मायूसी फैल चुकी है। पाकिस्तान के जितने भी हसास इलाके हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके। कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान में खून बह रहा है और बात ही कोई नहीं करता। ये अकल कुल हैं, अपने अवाम के ऊपर सख्ती करना, जुल्म ढाना, सर पर गोलियां मारना, ये हार्ड स्टेट है। ये सवाल उन्होंने किया, उनको गोली मारने का बहुत शौक़ है। जितने भी हमारे जवान कत्ल हुए सबके सरों पर गोलियां लगी। आपको बंदों को मारने का बहुत शौक़ है, एक दिन आएगा कि फिर आपको पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए किसी को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी उससे पहले शायद ये चले जाएं और फिर पाकिस्तान में सिर्फ तकरीरें होंगी, उनके नाम लिए जाएंगे और शायद नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इनको कोई और रिप्लेस करेगा। ऐसा लगता है कि सिस्टम इस निज़ाम को यानी जमहूरियत को कुचलने का हमेशा से 78 बरसों से मौजूद है। सिर्फ किरदार चेंज होते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम इस वक्त ऑटो पायलट पे चल रहा है, जिसमें जमहूरियत को कुचलना इनका मकसद है। मुस्तफा नाज खोकर साहब ने कुछ बातें की हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत के इस्तीफ़े के हवाले से वो कुछ बातें कर रहे हैं और फिर कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के 4 मुतालबात क्या हैं? बलूचिस्तान हुकूमत मुस्ताफ़ी व फौरी तौर पर, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, ब्रीफिंग दी जाए, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। इमरान खान, बुश बीबी, डॉक्टर माहरंग बलोच, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ अहमद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, हसान न्याजी और ईमान मज़ारी, अली वज़ीर समेत तमाम सियासी कैदी, कारकुनों और ज़मीर के असीरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब दोस्तों हुकूमत का मसला क्या है? राना साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में फ़ौज, FC और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में कलदम तंजीमों का सियासी मुतालबों से कोई ताल्लुक नहीं है। डैम की हिफाजत के लिए कायम पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों ने यह हमला इलाके को अंधेरे में धकेलने और पानी तनसीबात के ख़िलाफ़ किया। तो सवाल तो इनसे होगा ना कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही थी? ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप कुछ करते, आपकी हिकमत अमली क्या है और आपने क्या कुछ किया? बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सियासी बहरान, अमन व अमान या दहशतगर्दी का मसला नहीं, बल्कि भारत की जानिब से बाकायदा मुसल्लत की गई जंग है। अफगानिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। भारत के ख़िलाफ़ आलमी फोरम्स और सबूत ले जाने का फ़ैसला हो चुका। देखें आप लेकर जाएँ, इससे पहले भी आपने तमाम बातें की, लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि जनाब ये सियासी बहरान नहीं है, अमन व अमान, ये दहशतगर्दी का मसला नहीं, तो फिर और है क्या? ये जो जिन बच्चों को, नौजवानों को, फ़ौजियों को, पुलिस वाले हमारे जो भाई थे उनको शहीद किया गया, क्या इनको फूल के हार पहनाए गए? इनके सरों में गोलियां मारी गई, उनके जिस्म की बेहुरमती की गई और राना साहब कहते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी का मामला नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना होगा कि आप हार्ड स्टेट, आपने पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त क्या किया हुआ? सेंसरशिप। बलूचिस्तान नहीं चलेगा, बलूचिस्तान के हालात रिपोर्ट नहीं होंगे। पंजाब के अंदर अगर मरीम नवाज़ के ऊपर कोई तनकीद करेगा तो उसकी सहाफ़त और उसकी जो नौकरी है उसके पीछे आप पड़ जाएंगे, पी का हरकत में आएगा। सिंध के अंदर भी हालात यही हैं,
जो सिंध पुलिस है वो हरकत में आती है। बलूचिस्तान के अंदर भी हालात ये हैं। KPK के अंदर अगर कोई बात करेगा तो उसे यूथिया और उसे यू ट्यूमर और ना जाने क्या क्या नाम दिए जाएंगे। कश्मीर के अंदर आपने वैसे हर चीज़ ब्लैकआउट कर दी। डार के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। कुछ बहुत सारे शजरा ममनुआ हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में सेंसर करने से मामला दोस्तों हल नहीं होंगे। और ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान के उन लोगों के पास मौजूद नहीं है जो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क को हार्ड स्टेट बनाएंगे। हार्ड स्टेट ऐसे नहीं बनती, हार्ड स्टेट रवायात से बनती है। हार्ड स्टेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती से बनती है। लोगों को पता हो ना कि यार मुल्क में कानून बहुत तगड़ा है, अगर हमने कुछ गलत किया तो कानून हरकत में आएगा। लेकिन यहाँ पे कानून हरकत में नहीं आता, सिर्फ आपकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो जाए तो यहाँ पे डंडा हरकत में आता है। और दोस्तों फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक बार फिर एक्टिव हुए। उन्होंने असीरान से मुलाकात की जिसमें तमाम असीरान का नाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब को एट्रीब्यूट करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल जो बैन अवी डिप्लोमेसी के ज़रिए इंतहाई अहम मसले को हल किया, वही ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग का आगाज़ हो। देखिए डायलॉग का तो हाल हमें सुना दिया। कौन से मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं? दहशतगर्दों से आप मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से मुज़ाकरात करेंगे, किससे आप मुज़ाकरात करेंगे? जब तक आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यानी सिस्टम के मुताबिक काम नहीं होता, ये मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों जब आप कॉन्स्टिट्यूशन से हट कर कोई फ़ैसला करते हैं ना तो पूरे का पूरा निज़ाम डिरेल हो जाता है, क्योंकि पसंद नापसंद आपकी ख्वाहिशात, उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए काम शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक आपको मिनोवन काम करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में कोई काम ऐसा आपको होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि मुल्क के अंदर मुज़ाकरात, वो हमें शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया है कि जो मुल्क का सरबराह चीफ़ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि इमरान खान के वकील से आप नहीं मिल सकते, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुज़ाकरात होंगे? और क्या वो मुज़ाकरात का हामी है? अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पर कोई थोड़ा सा रास्ता में निकल आया तो यकीनन ये लोग उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं मरात बिल के ऊपर जो तनाज़ा बना हुआ है। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों पर तनकीद हो रही है। नायब सदर PTI पेशावर इम्तियाज़ बरकी ये कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात शफी जान बताएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले उन्होंने वोट किस चीज़ पर मांगा? मैंडेट था ना, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट किस बुनियाद पर दिया? ब्लू पासपोर्ट या मरात के लिए तो नहीं था। जिनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उन्हें अब तक फॉर्म 47 का MP कहते थे, आज उन्हें भी तस्लीम कर लिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो बातें की ये लीगल बातें थी और बहुत इंपॉर्टेंट है। मरात बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर ब्लू पासपोर्ट देना सूबाई असम्बली के इख्तियार का मामला नहीं है बल्कि वफाक का मामला है। अगर ऐसा कानून बना है तो वो आइन के ख़िलाफ़ हो सकता है। इसी तरह मुफ्त रिहाइश या जस्टिस जैसे इख्तियारात भी किसी एक MPA, MNA या सेनेटर को नहीं दिए जा सकते। ऐसे इख्तियारात सिर्फ पार्लिमानी कमेटियों को अपने काम के दौरान महदूद हद तक जो है वो हासिल होते हैं। फिर हुकूमत बैकफुट पर चली गई जी। शफी जान साहब आए, उन्होंने कहा जी मरात एक्ट की तमाम काबिल इतराज़ शिकों को वापस लेने का फ़ैसला किया गया। तमाम काबिल इतराज़ शिकों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल दुरुस्त किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्म 45 की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट से कायम हुई है। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी ना करता हो। दोस्तों मैं अब आपको ना कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। और गंडापुर बामुकाबला सोहेल अफरीदी, अली मीन के दौर में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है वो लाया गया जिसमें शदीद तनकीद होती है। और फिर इस तनकीद के बाद अली मीन गंडापुर ने कानून की आगाही के लिए सेशन कराए। असम्बली के अंदर ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया, लेकिन पार्टी कारकुन अपनी बात पर कायम रहे, जिसके बाद वो कानून पास नहीं हो सका। सोहेल अफरीदी के दौर में खामोशी से छुपकर असम्बली मराती कानून पास कराया गया। उम्मीद थी कि लोग गाफिल रहेंगे और मामला आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन बात सामने आ गई। पार्टी कारकुनान ने किसी किस्म का दिफा नहीं किया। वज़ीर इत्तलात और पूरी हुकूमती टीम ने अपोजिशन को मिलाकर भी कोशिश की, लेकिन कारकुन डट गया और अब वो कानून वापस हो रहा है। ये एक आपको फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों कारकुन जो है ना वो वफ़ादार भी है और समझदार भी है। दूसरी तरफ नून लीग के जो लोग थे वो खामोशी से बैठे रहे। इसके अलावा गवर्नर फैसल करीम गुंडी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब इस हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मरात का कानून अचानक सामने आया तो गवर्नर साहब ने दावा किया कि ये बिल तो उन तक पहुंचा ही नहीं, जब पहुंचेगा तो वो इस पर बिल्कुल साइन नहीं करेंगे, बिल्कुल इसे
इख्तलाफी नोट के साथ जो है वो वापस भिजवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और निकली। वो तो खुद कोई 2 माह कबल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मराद के इस बिल को कानून बना चुके थे। बिल असम्बली से 30 अप्रैल को मंजूर हुआ और गवर्नर साहब 6 मई को इसकी मंजूरी दे चुके हैं। तो और कुंडी साहब ने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर ये झूठ बोला। अब होगा क्या? उनके पास 10 रोज़ के अंदर इसे असम्बली को नज़रसानी के लिए वापस भिजवाने का इन्हें इख्तियार मौजूद था, मगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर बर्क रफ्तारी से इसकी मंजूरी दी और इसका नाम जो है वो तक नहीं लिया गया। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब ये क्या होने जा रहा है। अब पार्लियामेंटेरियंस क्या कहते हैं? सहाफ़ी रऊफ़ क्लासर साहब ने जी इसके ऊपर लबकुशाई की है और उनकी गुफ्तगू क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट के मुताबिक हाज़िरियों के लिए रजिस्टर रखा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं करवाते और एक दूसरे की हाज़िरियाँ लगाते हैं। आप जाएँ ना जाएँ आपको अलाउंस मिलना चाहिए। देखें, तनख्वाह, अलाउंस, मराद, टीए, डेली अलाउंसेस, ये सब कुछ जो हैं आपको दिए जाते हैं और उसके लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बायोमेट्रिक होगा ना तो आपको खुद जाना पड़ेगा, लेकिन अब हुआ ये है कि बायोमेट्रिक की जगह सिर्फ एक रजिस्टर रखा गया जहाँ पर हाज़िरी लगाई जाती है। कोई भी लगा सकता है, आप मेरी लगा दें, मैं आपकी लगा दूंगा, एंड दिस इज़ हाउ दे आर एक्चुअली डीलिंग विद दिस मैटर। दोस्तों अब आपको एक खबर और भी दें। रज़ादार साहब का जो केस है ना, मरात बिल के अंदर कहीं गायब हो गया है और पाकिस्तान के अंदर मरात की बात हो रही है, बलूचिस्तान की खैर बात वैसे नहीं होती। तो एक जो सेंसरशिप हमें एक और नज़र आई वो सियासी ख़ानदानों के केसेस थे। रज़ादार केस में जो अहम मोड़ आया वो क्या था? अहम मोड़ ये जी कि रज़ादार केस में गिरफ्तार मुबीना बॉस वहीद के अहल खाना के मुताबिक वहीद को अदालत पेश नहीं किया गया। वालदा ने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। वकील राना इंतज़ार ने बताया कि वहीद सादा एक शख्स है, अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता। गैर मुल्की ख़वातीन ने बताया था कि बॉस फर अंग्रेज़ी बोलता था, यानी इन्होंने जाली जो बॉस है उसे पकड़ लिया। अब अगर इसे अदालत में पेश नहीं किया गया तो पहले तो उसको मार रहे होंगे और उसकी तबीयत साफ़ कर रहे होंगे, उसे मना रहे होंगे कि बताओ कि तुमने क्यों ऐसा किया, और बड़े घर के बच्चे को शायद अब बचा लिया जाए। दोस्तों हुकूमत की कारकर्दगी का ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और ख़बर ये आ रही है कि पेट्रोल की कीमत में जी इजाफा हो गया है और हुकूमत ने खाम तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम को मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इतलाक़ 11 जुलाई 2026 से होगा। दोस्तों इससे पहले जब पेट्रोल की कीमत कम हुई तो हुकूमत ने आलमी मार्केट के हिसाब से कम नहीं की, लेकिन अब इजाफा हुआ तो पूरे का पूरा बोझ आवाम के ऊपर डाल दिया गया। यानी ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ हो। दूसरा, रिपोर्ट के मुताबिक पास्को ने 2021 में 3 अरब 94 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया। 4 साल बाद 2025 में नुकसान 20 अरब रुपये से भी बढ़ गया। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में जीटी रोड पर फ़ी प्लाजा टैक्स जो है वो 30 रुपये था। फिर पीडीएम हुकूमत आ गई, टैक्स 30 से बढ़ाकर 40 हुआ, फिर टैक्स 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया और अब टैक्स 70 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। जबकि वज़रा के मुताबिक मईशत मुस्तहकम है, मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, दूध और शहद की नहरें बह रही है। चौथा, वापडा के चेयरमैन मोहम्मद सईद ने जो चीज़ बताई कि पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। और देखिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? पीटीआई को मार दो, कश्मीरियों की आवाज़ को दबा दो और कारतूस ना पहुँचाओ। लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा और इस हमले को वो किसी तरह से रोक सकेंगे, लेकिन हमला नहीं रुका। हमने पिछले 50-60 सालों में क्या किया? मुल्क में तरबेला और मंगला डैम के बाद एक भी डैम नहीं बनाया गया। अगर आप भारत की एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर तकरीबन कोई 5000 के करीब डैम बनाए गए। तो वो हमसे आगे क्यों जा रहे हैं? दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी क्यों बन गई? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि कम से कम वो अपने लोगों के साथ मुखलिस हैं। हमारी तरह यहाँ पर इक़्तिदार के ऊपर शब खून नहीं मारा गया, किसी ने आकर अपनी मर्ज़ी को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत नहीं किया और कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक निज़ाम जो चलता रहा। अब उस माशरे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन जहाँ तक जमहूरियत की बात है, आपको वो कहानी जो पाकिस्तान में आप देखते हैं ये वहाँ नज़र नहीं आती। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।